मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति बद्दू। जैसा कि हम जानते हैं, जो बद्दू जनजाति है वो घुमक्कड़ पशुपालक है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में मिलती है। ये जो आदिवासी लोग हैं ये मध्य सीरिया से लेकर दक्षिण में अरब मरुस्थल के उत्तरी भाग तक फैले हुए हैं। अगर हम देखें सामान्यतः तो बद्दू का जो अर्थ है वो होता है खाना बदोश, अर्थात घुमक्कड़, यायावर। बद्दू जो जनजाति के लोग हैं वो मौसम के अनुसार पानी और चारे की खोज में अपने परिवार और पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित होते रहते हैं और ये लोग एक क्षेत्र में या एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं ठहरते। अगर हम इनका निवास क्षेत्र देखें तो निवास क्षेत्र अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में हमद और नेफद मरुस्थल स्थित हैं। प्रायद्वीप के इसी उत्तरी भाग में लगभग 10 लाख बद्दू निवास करते हैं। अपेक्षाकृत जो जहाँ पर भी स्थायी वनस्पति या जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर हमद में जो मैदानी भाग है वहाँ छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। इसी तरीके से हमद बेसिकली जो है वो चट्टानी मरुस्थल है और दक्षिण में जो नेफद है वो रेतीला मरुस्थल है। तो उत्तरी नेफद क्षेत्र में और हमद क्षेत्र में छोटी छोटी जो घासें उगती हैं वो सामान्यतः गर्मियों में सूख जाती हैं और नेफद के दक्षिण में जो अरब का विशाल मरुस्थल है उसे रबल खाली कहते हैं। अब यहाँ की जलवायु किस प्रकार की अगर हम देखें तो जो हमद और नेफद मरुस्थलीय भाग हैं इनमें ग्रीष्म ऋतु अत्यंत गर्म होती है, अर्थात जून से सितंबर तक दिन का तापमान सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। धूप में तेजी होती है, धूल भरी आंधियाँ अक्सर आती हैं, वर्षा सामान्यतः बिल्कुल नहीं होती। इसके विपरीत जो शीतकाल है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, अर्थात रात को पाला भी पड़ जाता है। तापमान कभी कभी रात को शून्य से नीचे या शून्य तक पहुंच जाता है और जो अक्टूबर के पश्चात शरद और शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनसे हल्की वर्षा प्राप्त होती है। जो यहाँ पर वनस्पति ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है तो उसमें कुछ चिरस्थायी वनस्पति और पौधे होते हैं जो पुनर्जीवित हो जाते हैं, अर्थात बहुत कम वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अगर हम इनका शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जो बद्दू हैं वो आर्मिनॉइड और कॉकेसॉइड इन प्रजातियों के मिश्रण से संबंधित है। इनकी सामान्यतः जो लंबाई है वो 160 से 167 सेंटीमीटर होती है। चेहरा लंबा और छोटा होता है। इनकी आँखें और बाल काले होते हैं और जो स्किन कलर है, त्वचा का रंग है, वो पीला होता है। सामान्यतः अगर देखें तो बद्दू जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं, अर्थात इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और ख़ास तौर पर इन जो बद्दू जनजाति के जो सबसे प्रमुख उपवर्ग हैं जो कि रुवाला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका मुख्य व्यवसाय ऊँट पालना है। इनके जो पालतू पशु हैं उनमें सामान्यतः ऊँट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर, जबकि ऊँट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऊँट पालने वाले बद्दू रुवाला कहलाते हैं। इनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो सामान्यतः ऊंचा माना जाता है और जो भेड़ और बकरियां पालते हैं उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर नीचा माना जाता है। घोड़े और ऊँट सवारी के लिए पाले जाते हैं, जबकि जो भेड़ और बकरियां हैं उनसे दूध,
चमड़ा, मांस और ऊन प्राप्त होती है। जो ऊँटनी का दूध है, बाल है या चमड़ा है, वो बद्दुओं के जीवन का आधार है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बद्दू लोगों की अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः ऊँट पर ही आधारित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, ऊँट रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है क्योंकि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। दूसरा, ये अपने कुबड़ की में चर्बी को सुरक्षित रखता है और एक बार में ही 15 से 20 गैलन पानी पी लेता है। इसके पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, तो ये जो बालू रेत है उसमें तेज़ दौड़ने में समर्थ है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये लंबी दूरी बहुत आराम से तय करता है। अगर हम देखें तो बद्दू लोग जो हैं वो यायावर हैं, अर्थात ये मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जो जब ये जाते हैं तो अपने साथ अपना परिवार, अपने पशु और तंबू इनको साथ में लेके जाते हैं। ये ग्रीष्म काल में हमद के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहते हैं और जब शीतकाल प्रारंभ होता है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि सितंबर के बाद ये लोग दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं और अप्रैल तक नेफद के रेतीले मरुस्थल तक पहुंच जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी जल की और चारे की उपलब्धता होती है वहाँ पर ये लोग मार्ग में ठहरते हुए तंबुओं का पड़ाव डालते हैं। पानी का स्रोत मिलने पर एक स्थान पर ये कई दिनों तक ठहर जाते हैं। सामान्यतः जो पड़ाव है वो ऊँटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बद्दू जाति का जो मुखिया है उसको शेख कहा जाता है और इनके जो तंबू हैं, शेख के तंबू के चारों ओर अन्य लोगों के तंबू लगाए जाते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में ही स्थानांतरित होते हैं। सामान्यतः एक प्रवासी झुंड में 50 से 100 तक लोग होते हैं, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो बद्दुओं की जो अर्थव्यवस्था है पूर्णतया वो पशुपालन पर आधारित है। ये लोग पशुओं के उत्पादों के बदले आसपास के लोगों से अपने खाने पीने का, जैसे जौ है, आटा है, वस्त्र है, कहवा है या खजूर हैं, आग्नेय अस्त्र हैं, ये या सब्जियां हैं, तरबूज हैं, ये लोग इनसे लेते हैं। ये लोग जो बद्दू लोग हैं वो कृषि करने को नीचा मानते हैं और इसलिए वहाँ ये कृषि सामान्यतः नहीं करते। ऊँट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है और जिसके पास जितने अधिक ऊँट होते हैं वो उतना ही अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न माना जाता है। जो धनी शेख हैं उनके पास कई 100 ऊँट तक हो सकते हैं। ये लोग भोजन में अगर हम देखें तो ऊँटनी का जो दूध है वो प्रधान होता है। ऊँटनी के दूध से ये दही, पनीर और मक्खन भी बनाते हैं और दूध को पीने के काम में भी लेते हैं। जितना भी इनका भोजन है सामान्यतः वो ऊँटनी के खट्टे दूध में ही बनता है। इनका जो मुख्य भोजन है वो जौ, मक्का आदि की रोटी दूध के साथ और मांस। इसके अलावा ये लोग कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं और जो अपने अतिथियों को और मित्रों को ये कॉफ़ी पिलाते हैं। इनमें ख़ास तौर पर अगर देखें तो जो वस्त्र अगर हम बात करें तो सामान्यतः क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है वो गर्म है, गर्म होने के कारण और दिन में आंधियाँ चलती हैं, इसलिए ये लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो हैं अधिकांशतः कुर्ता पाजामा या चोगा पहनते हैं। भेड़ के चमड़े से निर्मित ये जैकेट भी पहनते हैं और धूप से बचने के लिए सिर पर स्कार्फ या टोपी या पगड़ी पहनते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो वस्त्र हैं वो दिन की तेज़ धूप, रात की ठंड और धूल भरी आंधियों से इनकी सुरक्षा करते हैं।
ये लोग, अगर हम घर की बात करें तो निवास जो स्थल है, जो घर है, वो ये परमानेंट घर नहीं बनाते, स्थायी गृह नहीं बनाते। ये खाल और कपड़े से बने छोटे छोटे तंबू तान कर रहते हैं, अर्थात ये अस्थाई प्रकृति के अधिवास में रहते हैं, तंबुओं के अंतर्गत रहते हैं। तंबू जो है वो बकरी के बालों से बनी पट्टियों से बनाते हैं और मुखिया के तंबू में 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है मर्द और मेहमानों के लिए होता है, दूसरे और तीसरे भाग में स्त्रियां, बच्चे और नौकर रहते हैं। इसके साथ साथ तंबू के एक भाग में ये लोग खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं और इसके जब भी ये तंबू लगाते हैं तो ये जब भी वहाँ से जाते हैं तो ये अपने तंबू अपने साथ ले जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि इनकी जो जहाँ जहाँ पर भी चरागाह और जल की उपलब्धता होती है वहाँ वहाँ ये कुछ दिनों तक रहते हैं। अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो रुवाला जो बद्दू हैं वो पितृ सत्तात्मक उनका समाज है, अर्थात पितृ प्रधान समाज है। इसमें पुरुष वंशानुक्रम के रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। जब ये लोग रहते हैं तो एक रक्त समूह के जो संबंधित लोगों का एक गोत्र या समूल्लाह होता है। कई समूल्लाह के लोग एक साथ भ्रमण करते हैं और इनका जो सामूहिक नाम है उसको हम अनाजा या अनेजिया कहते हैं। इनके जो वस्त्र हैं, टोपी या पगड़ी का रंग है, उसकी बनावट है, काठी और थैलों की जो सजावट है, इनके आधार पर इनके उपसमूहों को पहचाना जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो शक्तिशाली समूह है उसका जो प्रमुख पुरुष मुखिया होता है उसे शेख कहा जाता है। ये मुख्यतः अगर देखें तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जो बद्दू है उसके एक बद्दू पुरुष की 4 पत्नियां वो रख सकता है। दूसरा, बद्दू जो है वो अपनी सगी बहन के अतिरिक्त किसी भी स्त्री से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। इनमें दास प्रथा भी पाई जाती है। दास इनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं और बद्दू वीर भी होते हैं, युद्ध कौशल में निपुण भी होते हैं और युद्ध प्रिय भी होते हैं। अर्थात जो शक्तिशाली बद्दू हैं ये अपने छोटे छोटे जो कमज़ोर बद्दू उपसमूह हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं और ये आक्रमण जो है करने के बाद उनको अगर परास्त करते हैं तो उनके पशुओं को छीन लेते हैं। अर्थात जो शक्तिशाली जनजाति है वो कमज़ोर समूह वाले क्षेत्र पर और उनके पशुओं पर अपना अधिकार कर लेती है और उनकी जो स्त्रियां हैं उनको ये ले आते हैं और उनसे विवाह भी कर लेते हैं। इनका अगर हम स्वभाव देखें तो बद्दू स्वभाव से बहुत ईमानदार, आतिथ्य प्रेमी और पशुपालक होते हैं। ये वीर होते हैं, युद्ध कौशल में निपुण होते हैं। लेकिन ये लोग अगर हम देखें तो किसी भी यात्री का और अतिथि का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, पहुंचाते हैं और उनका जो आतिथ्य है वो कॉफ़ी पिलाकर करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो आजकल अगर हम देखें कि आधुनिक समाज का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है तो हम देखते हैं कि पहले जो ये सभी बद्दू लोग प्रवासी मौसमी प्रवास करते थे, आज थोड़ा थोड़ा ये स्थायी भी रहने लगे हैं। कुछ बद्दू सरकारी नौकरियों में भी आने लगे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बद्दू हैं, बद्दू जनजाति के लोग आज भी अपने पर्यावरण के साथ सहसंबंध बनाते हुए
रह रहे हैं। धन्यवाद।